सो हेलो बडीज, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कोड बडी। मैं हूं ललित उपाध्याय एंड गाइज हम जो है आज की इस वीडियो में लेक्चर 2 कर रहे हैं हमारी सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग सीरीज का। तो इस लेक्चर 2 के अंदर गाइज सबसे पहले हम एल्गोरिथम को समझेंगे, देन फ्लो चार्ट को, एंड उसके बाद हम समझेंगे हमारे सी के स्ट्रक्चर को। ये तीनों ही चीजें जो है गाइज वो बिगिनर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इन तीनों को समझ जाते हो तो आप जो हो किसी भी प्रोग्राम को सी के अंदर इजीली लिख पाओगे एंड आगे के कॉन्सेप्ट जो है वो आपके लिए इजी होते जाएंगे। तो इन तीनों टॉपिक्स को जो है वो मैंने आज की इस वीडियो में आपको समझा है। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड लास्ट वीडियो में आपने जो भी सजेशन मुझे दिए थे कि सीरीज के अंदर क्वेश्चन बढ़ाओ ताकि हम जो है और प्रैक्टिस कर पाए, तो मैंने आपको वो क्वेश्चन भी जो है इस बार दिए हैं कि आपको क्या क्या प्रैक्टिस करना है एंड क्या क्या लिखना है। साथ ही साथ नोट्स मैं आपको जो है हर वीडियो में प्रोवाइड कराता हूँ एंड इस वीडियो में भी जो है मैंने आपको नोट से ही पढ़ा है। लास्ट फाइनल बात ये है गाइस कि ये जो है हमारा थियोरी का जो है सेकंड पार्ट है। इसके बाद जो लेक्चर 3 आएगा उसमें हम प्योर कोडिंग कर रहे होंगे। एंड गाइस ये जो थ्योरी पार्ट मैंने इसलिए बनाया ताकि जो बिगिनर हैं, जो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हैं, वो जो है इस पार्ट को देखकर बहुत अच्छे से आगे की सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। तो इसलिए ये जो पार्ट है वो बनाया गया है एंड आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इसको देखने के बाद। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लो ताकि आप इस सीरीज की एक भी वीडियो मिस ना कर पाओ। तो चलिए फटाफट से अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज हम जो है आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे एंड सबसे पहले समझेंगे कि आखिर एल्गोरिथम क्या होती है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट जो टर्म हमने डिफाइन किया है वो है व्हाट इज़ एल्गोरिथम, यानी एल्गोरिथम आखिर है क्या। तो व्हाट इज़ एल्गोरिथम? सो एन एल्गोरिथम इज़ अ प्रोसेस और सेट ऑफ रूल्स विच मस्ट बी फॉलोड टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर टास्क। यानी एल्गोरिथम क्या है? हमारी एल्गोरिथम जो है एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जो है किसी भी प्रोग्राम को जो है इजीली लिख पाते हैं। यानी अगर आपको कोई प्रोग्राम लिखना है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सीधे ही उसका कोड लिखने के लिए चले गए। सबसे पहले आपको ये पता लगाना होगा कि प्रोग्राम में किस किस चीज़ की नीड है, हमें क्या क्या करना होगा। सारे इंस्ट्रक्शन जो है वो हमें किसी पेन एंड पेपर से या फिर कहीं पे नोट करने होंगे एंड फिर उस एल्गोरिथम को देखकर जो है हम प्रोग्राम को बनाएंगे। ऐसे ही जो है गाइस बड़े बड़े प्रोग्राम जो हैं वो बनाए जाते हैं। सबसे पहले उनकी एल्गोरिथम ही लिखी जाती है एंड देन जो है फ्लो चार्ट बनाया जाता है और उसके बाद जो है हमारा प्रोग्राम को कोड किया जाता है। तो एल्गोरिथम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोग्रामिंग की फील्ड में। आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी एंड आपके कोडिंग पर्सपेक्टिव से भी, दोनों तरीके से जो है आपको एल्गोरिथम पता होनी चाहिए एंड किसी भी प्रोग्राम की एल्गोरिथम आपको बनाना आना चाहिए। प्रोग्राम की एल्गोरिथम कैसे बनाएंगे वो भी जो है अभी हम आगे सीखेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने सबसे पहले देखा कि एल्गोरिथम जो है एक प्रोसेस है और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं ताकि हम जो है किसी भी कोड को इजी वे में लिख सकें एंड बाद में उसे कोड कर सकें। इतना ही है। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं कि ऑल द टास्क आर फॉलोड अ पर्टिकुलर एल्गोरिथम, यानी जितने भी टास्क होते हैं वो एक एल्गोरिथम को फॉलो करते हैं। सबसे पहले एक एल्गोरिथम बनाई जाती है एंड देन वो कोड लिखा जाता है। तो सारे जितने भी टास्क है कोडिंग के वो एक एल्गोरिथम को फॉलो करते हैं। उसके बाद फ्रॉम मेकिंग अ कप ऑफ टी टू मेक अ हाई स्केलेबल सॉफ्टवेयर, यानी अगर आपको एक कप चाय बनानी हो या फिर आपको जो है एक सॉफ्टवेयर बनाना हो, कुछ भी आपको बनाना हो, आपको जो है एल्गोरिथम सबसे पहले लिखनी पड़ेगी। इसके एग्जांपल जब मैं आपको दूंगा तो आपको जो है ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। अब यहाँ पर जो है हम इसके एग्जांपल को देखें एंड इसे और डीपली समझें। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके यूज़ कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि एल्गोरिथम के यूज़ जो है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। आपके एग्जाम में भी ये चीज़ आ सकती है। तो यहाँ पर जो है द एल्गोरिथम इज़ यूज्ड फॉर, अब एल्गोरिथम क्यों यूज़ की जाती है? तो एल्गोरिथम यूज़ की जाती है टू डेवलप अ फ्रेमवर्क फॉर इंस्ट्रक्टिंग कंप्यूटर्स। फ्रेमवर्क बनाए जाते हैं एल्गोरिथम की हेल्प से कि कैसे कैसे जो है हमारे कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस वर्क करेंगे, हम क्या क्लिक करें कि ये चीज़ हो जाए, हम कौन सा बटन जो है यहाँ पे देंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो कैसा दिखेगा और कैसा वर्क करेगा। ये सारी चीज़ें जो है पहले एल्गोरिथम में डिफाइन की जाती हैं एंड देन बाद में जो है वो कंप्यूटर के अंदर कोड करके इंस्टॉल की जाती है। उसके बाद गाइस यहाँ पर जो है इंट्रोड्यूस नोटेशन ऑफ बेसिक फंक्शंस टू परफॉर्म बेसिक टास्क। अब हमें जो है ये इस एल्गोरिथम की हेल्प से नए नए फंक्शंस के बारे में पता चलता है कि हम किस फंक्शन को कैसे बना सकते हैं एंड वो कैसे वर्क करेगा। जब हम सी में फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे तब भी जो है आपको एल्गोरिथम की जो नीड है वो काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगी। उसके बाद गाइस नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है वो है फॉर डिफाइनिंग एंड डिस्क्राइबिंग अ बिग प्रॉब्लम इन स्मॉल पार्ट सो दैट इट इज़ वेरी ईजी टू एग्जीक्यूट। अब मान लीजिए कि आपके पास एक पूरा कंप्यूटर बना पड़ा है, उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। हर सॉफ्टवेयर के अंदर
मान लीजिए आप MS ऑफिस की बात करते हैं, हम विनवर्ड की बात ले लेते हैं। अब विनवर्ड में क्या है, बहुत सारा कोड इसमें लिखा गया होगा, बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी। तो सबसे पहले जो है एल्गोरिथम बनाई गई होगी होम टैब के लिए। होम टैब के अंदर जितने फंक्शन है उनकी एक अलग अलग एल्गोरिथम होगी। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट टैब है उसकी अलग अलग एल्गोरिथम होगी। तो ऐसे जो है एल्गोरिथम क्या करती है, हमारे किसी भी प्रोग्राम को कॉम्प्लेक्सिटी से बचाती है, यानी हमारे प्रोग्राम को कॉम्प्लेक्स नहीं बनने देती है। हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में जो है अपने प्रोग्राम को डिवाइड कर सकते हैं एंड उनकी एल्गोरिथम लिख सकते हैं, एंड देन हम जो है उसका कोड लिख के आराम से जो है अपना प्रोग्राम बना देंगे। तो इस तरह से जो है हमारा यूज़ किया जाता है एल्गोरिथम्स का हाई स्केलेबल प्रोग्राम्स को बनाने के लिए। अब गाइज एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको जो है बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आने वाली है। तो यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ अपने फर्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो यहाँ पर जो है हमने एग्जांपल लिया है, लेट्स टेक एन एग्जांपल टू मेक अ कप ऑफ टी। अब मान लीजिए कि आपको जो है एक कप चाय बनानी है अपने घर में, तो आप कैसे बनाओगे, उसकी एल्गोरिथम क्या होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक कप ऑफ टी बनाने से लेकर एक हाई स्केलेबल सॉफ्टवेयर बनाने तक सब में एल्गोरिथम का यूज़ किया जाता है। तो अब आप कैसे बनाओगे, तो इसके लिए यहाँ पे जो है सबसे पहले हमारा स्टेप 1 होगा स्टार्ट। हमेशा ध्यान रखिए जो फर्स्ट स्टेप होगा वो स्टार्ट होगा एंड जो लास्ट स्टेप होगा एल्गोरिथम का वो एंड होगा। यहाँ पे जो है स्टेप 11 है जो कि हमारा एंडिंग स्टेप है। तो इन स्टार्ट और एंड को लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एल्गोरिथम के अंदर, ताकि पता चले कि आपकी एल्गोरिथम जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है एंड कहाँ पे जाके ये खत्म हो रही है। उसके बाद गाइज हमारा स्टेप 2 से लेके और जो हमारा लास्ट स्टेप से एक पहले वाला स्टेप जो है उसके बीच में हम जो है अपनी एल्गोरिथम को लिखेंगे, यानी फर्स्ट स्टेप में स्टार्ट, लास्ट स्टेप में एंड इसके बीच में हमारी जो है वो पूरी एल्गोरिथम यहाँ पर लिखी जाएगी। तो स्टेप 1 में हमने स्टार्ट लिखा एंड ये जो हमारी एल्गोरिथम है वो है कप ऑफ टी बनाने के लिए, यानी चाय का एक कप बनाना है, ठीक है। तो एक कप चाय बनानी है बेसिकली। तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, टेक सम वाटर इन अ बाउल। तो हम क्या करेंगे, एक किसी भी पतीले में जो है वो थोड़ा सा पानी ले लेंगे, यहाँ बाउल लिखा है तो बाउल में पानी ले लेंगे। उसके बाद पुट द वाटर ऑन अ गैस बर्नर। अब जो पानी हमने लिया है उसको गैस बर्नर पे यानी गैस पे जो है चढ़ा देंगे, किस लिए, गर्म करने के लिए। उसके बाद 4th स्टेप में क्या करेंगे, टर्न ऑन द गैस बर्नर। अब गैस बर्नर को ऑन करेंगे। उसके बाद 5th स्टेप क्या होगा, वेट फॉर सम टाइम अंटिल द वाटर इज बॉइल्ड, यानी पानी जो है जब तक गर्म नहीं हो जाता तब तक हम थोड़ा सा वेट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ऐड सम टी लीव्स टू द वाटर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अब जो है हम चाय की पत्ती जो है डालेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि हमें कितनी चाय चाहिए। उसके बाद गैस देन अगेन वेट फॉर सम टाइम अंटिल द वाटर इज गेटिंग कलरफुल एज टी। और हम वेट करेंगे तब तक जब तक कि हमारी जो पानी है वो चाय के कलर के जैसा नहीं हो जाता। उसके बाद गैस हम 8th स्टेप में क्या करेंगे, देन ऐड सम शुगर अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अगेन वेट फॉर सम टाइम अंटिल द शुगर इज मेल्टेड। और जब तक शुगर मेल्टेड नहीं हो जाती उसके अंदर हम जो है उसको उबालते रहेंगे। साथ ही साथ इसमें एक स्टेप भी जो है वो हम मेंशन नहीं किया है, वो स्टेप है हम जो है इसमें मिल्क भी डालेंगे, तो मिल्क डालना भी उतना ही ज़रूरी है। तो ये स्टेप भी जो है हम एक और स्टेप बढ़ा के इसमें लिख सकते हैं। स्टेप 9 के बाद स्टेप 10 वो हो जाएगा एंड स्टेप 10 जो है वो 11 बन जाएगा। तो हम जो है ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद गैस टर्न ऑफ द गैस बर्नर एंड सर्व द टी इन कप्स विद बिस्किट्स। अब जो है हम जो है टी को सर्व कर देंगे बिस्किट्स के साथ, और हमारी जो स्टेप 11 में एल्गोरिथम एंड हो गई। तो ये जो है गाइज एक एल्गोरिथम है चाय बनाने के लिए। अब इस एल्गोरिथम को पढ़कर आपको समझ में आ जाएगा कि आपको जो है वो कैसे कैसे चाय बनानी है, समझ गए होगे आप। तो इसी तरह से जो है जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें जो है इस तरह से अपनी एल्गोरिथम लिखनी होती है, जिससे कि हमें जो है पता चले कि हमें प्रोग्राम को कैसे लिखना है और हम उसे लिख पाएँ। तो ये एक बहुत सिंपल और बेसिक एग्जाम्पल था। आप चाहें तो इन नोट्स को जो है वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, इनको आपको नोट कर लेना है, आपको समझा तो मैं रहा ही। तो इस तरह से आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे जो है हमारी एल्गोरिथम लिखी जाती है एंड वर्क करती है। अब जो है कुछ कोडिंग एग्जाम्पल लेंगे जो कि हम रियल लाइफ में भी यूज़ करते हैं कोड को लिखते टाइम। तो कोडिंग के लिए यहाँ पर जो है मैंने एग्जाम्पल ले रखे हैं, 2 एग्जाम्पल हमारे पास हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वन समझेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हमें एल्गोरिथम लिखनी है कि हम जो है कैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी एक रेक्टेंगल का एरिया जो है वो फाइंड करेंगे। इसके लिए हमें क्या लिखनी है, एल्गोरिथम लिखनी है। तो एल्गोरिथम लिखने के लिए गाइस सबसे पहले हम जो है फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया स्टार्ट रहेगा, ऑलवेज मैंने आपसे कह दिया है। लास्ट स्टेप जो है वो हमारा एंड रहेगा। हमें नहीं पता लास्ट स्टेप कौन सा है, ठीक है, इसमें 7th है बट हमें नहीं पता। हम जो है फर्स्ट स्टेप से शुरू करेंगे एंड देन नीचे कंटिन्यू करेंगे। तो स्टेप 1 स्टार्ट लिखा। स्टेप 2 में हमने क्या किया, टेक द हाइट एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल एज इनपुट। अब देखो गाइस आपको जो है एल्गोरिथम लिखनी है, मैंने आपको बता दिया किसके लिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए। आपने एल्गोरिथम को स्टार्ट किया। अब आपको
जो है एरिया निकालने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? सबसे पहले एक रेक्टेंगल में, एक रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? एक लेंथ चाहिए उसकी और एक ब्रेथ चाहिए, दोनों चीज़ें आपको चाहिए। तो यहाँ पर जो है हमने हाइट एंड विड्थ इसको लिखा हुआ है, तो हमने क्या किया, उसकी हाइट और विड्थ जो है वो इनपुट में ले ली, किसकी? रेक्टेंगल की। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया? डिक्लेयर अ वेरिएबल एज एरिया। हमने जो है एक एरिया नाम का वेरिएबल बनाया, यानी एरिया नाम का जो है हमने किसी एक स्पेस है मेमोरी में, ठीक है, इतना समझो कि मेमोरी में एक स्पेस है, उसका नाम हमने एरिया रख दिया। आपके पास मेमोरी में बहुत सारी जगह 128 GB, 256 GB, 512 GB, उसमें से बस एक छोटी सी मेमोरी का नाम जो है हमने क्या रख दिया? एरिया। अब उस एरिया में हमने क्या किया? मल्टीप्लाई हाइट एंड विड्थ। हमने क्या किया? एरिया इज इक्वल्स टू हाइट जो हमने ली थी एंड विड्थ जो हमने ली है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू में ब्रेथ। तो हमारा हाइट और विड्थ को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा। तो जो एरिया हमने बनाया था उसमें जो है हमारी ये वैल्यू जाके जो है वो रख दी जाएगी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ और हाइट इंटू विड्थ का जो है वो उसमें मल्टीपल जो होगा वो एरिया नाम की जो मेमोरी हमने बनाई है, हम खुद से मेमोरी बना सकते हैं, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग में हम खुद से मेमोरी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है उस एरिया नाम की मेमोरी के अंदर जो है हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई रख दिया। अब हम फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे? स्टोर द मल्टीप्लिकेशन टू एरिया। अब ये गाइज वही जो चीज़ मैंने आपको बताई कि हमने क्या है कि जो मल्टीप्लिकेशन था उसको एरिया के अंदर स्टोर कर दिया है। इट्स लुक लाइक एरिया इज इक्वल्स टू हाइट मल्टीप्लाई में विड्थ। तो इस तरह से हमने जो है एरिया के अंदर स्टोर कर दिया हाइट एंड विड्थ के मल्टीपल को। उसके बाद स्टेप 6 में हम जो है एरिया को प्रिंट कर देंगे। प्रिंट करना मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, बट हम जो है आगे की वीडियोज़ में भी इस चीज़ को देखेंगे एंड मैं भी अभी जो है वो आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर जो है एरिया को प्रिंट किया एंड हमारी एल्गोरिथम जो है वो एंड हो गई। अगर अब आपसे कहा जाए कि आप कैसे जो है एरिया निकालने का प्रोग्राम लिख सकते हो, तो अगर आपको छोटे मोटे फंक्शंस भी पता हैं तो आप आसानी से जो है प्रोग्राम लिख दोगे। क्या? किस चीज़ का? एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से हमने एल्गोरिथम देखी एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने की। अब गाइस सेकंड एग्जांपल भी जो है वो देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए आपकी एल्गोरिथम के बारे में कि आखिर एल्गोरिथम है क्या। तो यहाँ पर जो एग्जांपल 2 है, फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। मान लीजिए हमें दो नंबर्स का सम निकालना है, इसके लिए हमें एक प्रोग्राम लिखना है। यानी प्रोग्राम आपको कैसे लिखना है कि आप कोई भी दो नंबर एंटर करो और जैसे आप एंटर करो आपके पास उनका सम जो है वो डायरेक्ट आ जाए। जैसा कि कैलकुलेटर्स में होता है वैसा ही कैलकुलेटर में सारे फंक्शंस होते हैं। हम अभी जो है सिर्फ सम की बात कर रहे हैं, यानी एडिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे स्टेप 1 क्या होगा? हमारा स्टार्ट होगा। स्टार्ट के बाद हम क्या करेंगे? दो नंबर लेंगे, जाहिर सी बात है, दो नंबर लेंगे तभी तो उनको ऐड करेंगे। तो हम स्टेप 2 में क्या करेंगे? इनपुट फर्स्ट नंबर एज पी। पहले नंबर को हमने पी मान लिया, जैसे हमने एरिया माना था ना, एरिया नाम की मेमोरी बना ली थी, हमने फर्स्ट नंबर को पी मान लिया। कुछ भी मान सकते हो आप, नंबर 1 मान सकते हो, नंबर 1 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो हमने पी मान लिया और सेकेंड को जो है हमने सेकेंड जो नंबर था उसको क्यू अज्यूम कर लिया, क्यू जो है मान लिया। उसके बाद गैस अब हम क्या करेंगे? सम निकालने के लिए हम सेट कर देंगे सम इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू। जैसे हमने एरिया इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई में क्यू किया था वैसे ही सम इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू हम करेंगे। उसके बाद गाइज हम क्या करेंगे? जो सम है उसको प्रिंट कर देंगे। अब सम के अंदर क्या हुआ? हमारा पी प्लस क्यू का जो है वो सम आके ऐड हो गया। तो अब जो है हम स्टोर सम को प्रिंट करा देंगे यहाँ पे किस स्टेप में? स्टेप 5 के अंदर। और स्टेप 6 जो है वो हमारा एंडिंग स्टेप हो जाएगा। यानी हमारी एल्गोरिथम स्टार्ट से लेकर एंड तक कंप्लीट हो गई एंड हमने जो है दोनों अपनी एल्गोरिथम समझ ली, फर्स्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल और सेकंड सम ऑफ टू नंबर्स। तो इस तरह से जो है आप किसी भी प्रोग्राम की एल्गोरिथम को लिख सकते हो। मैं आपको जो है क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो इसको जो है आगे तक देखते रहो। सो गाइज यहाँ तक तो जो है वो बात रही हमारी एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम को हमने अच्छे से समझा। एक बार फिर से आपको रिकैप कर देता हूँ कि एल्गोरिथम क्या है। तो एल्गोरिथम गाइज इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं किसी भी प्रोग्राम को जो है लिखने से पहले, ताकि हमें पता चले कि हमें प्रोग्राम में क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें जो है वो हमें करनी है अपने प्रोग्राम में। इसको पता लगाने के लिए हम जो है सबसे पहले उसके एल्गोरिथम लिखते हैं एंड देन वो प्रोग्राम जो है हम बनाते हैं। अब यहाँ पे जो है गाइज हमने एल्गोरिथम की बात की, अब बात कर लेते हैं हमारे फ्लो चार्ट की, क्योंकि फ्लो चार्ट भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितनी हमारी एल्गोरिथम, क्योंकि ये भी जो है वाइडली यूज़ किए जाते हैं। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है एंड सिंपल तरीके से समझेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है फ्लो चार्ट में, बट समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है द फ्लो चार्ट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम एंड प्रोसीजरल डिज़ाइन वर्क फ्लोज। यानी एक फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारी एल्गोरिथम की। मान लीजिए कि हमने जो है एल्गोरिथम लिखी, एल्गोरिथम हमने लिखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्रिंट कराने के लिए, तो हमें जो है उसको एक ग्राफिकल वे में शो करना पड़ेगा ताकि और जो हमारे दूसरे प्रोग्रामर्स हैं, मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम बनाया,
अब आप चाहते हैं कि सामने वाला भी वही प्रोग्राम बना के दे, तो आपको अपना कोड उसे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसको एल्गोरिथम दे दोगे तो एल्गोरिथम के थ्रू जो है वो समझ जाएगा, या फिर आप जो है उसको फ्लो चार्ट अगर प्रोवाइड करा देते हो जो कि सबसे अच्छा है, तो वो भी जो है आपके फ्लो चार्ट को देखकर वो प्रोग्राम आसानी से बना देगा। तो यहाँ पर जो है हमारे पास दो एग्जांपल है। फ्लो चार्ट हम समझ गए कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारी एल्गोरिथम का, यानी जो एल्गोरिथम हमने लिखी है उसको कैसे ड्राइंग फॉर्मेट में, ग्राफ फॉर्मेट में जो है वो हम शो करेंगे। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ नहीं करना है। देखो फ्लो चार्ट जो है सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो यहाँ पर फ्लो चार्ट लिखा हुआ है। अभी जो फर्स्ट जो हमारा डायग्राम है ये है गाइज हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, ठीक है। यानी हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जो है एल्गोरिथम देखी, अब हम उसका फ्लो चार्ट देखेंगे। तो यहाँ पे जो है गाइस फर्स्ट स्टेप में हमने स्टार्ट किया है, ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप है इसके अंदर जो है हमने इसे स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और लास्ट स्टेप में हमने क्या किया है, इसको स्टॉप कर दिया। एंड भी आप कर सकते हो, स्टॉप भी कर सकते हो, ये चीज़ जो है वो आपके ऊपर है। एल्गोरिथम में हमेशा एंड लिखना, आप फ्लो चार्ट में स्टॉप भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद गाइस अब बात करते हैं हमारे बीच के स्टेप्स की जो हमने एल्गोरिथम में किए थे, उनको बस जो है आपको इस तरह से ग्राफिकल वे में शो कर देना है। तो यहाँ पर जो है इनपुट लेंगे सबसे पहले L, B। L क्या है, लेंथ है, एंड B क्या है, ब्रेथ है। तो यहाँ पे जो है लेंथ एंड ब्रेथ जो है वो आप ले लोगे। उसके बाद एरिया इज इक्वल्स टू L मल्टीप्लाई में B, यानी एरिया नाम की हमने जो है यहाँ पर मेमोरी बनाई थी, वहाँ पे मेमोरी स्पेस बनाई थी ना, उसके अंदर हमने L मल्टीप्लाई B यानी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ को होल्ड किया एंड एरिया को प्रिंट करा दिया, और जो है हम स्टॉप हो गए। तो गाइस कितने सिंपल तरीके से हमने वहाँ पे इतनी इंग्लिश लिखी, एल्गोरिथम को समझा। यहाँ पे जो हमने सिंपल 4 जो है बॉक्सेस के अंदर कुछ स्टेप्स लिख दिए, जिनकी हेल्प से आपको समझ आ गया कि आपको अपना प्रोग्राम जो है वो कैसे बनाना है। तो इस तरह से गाइस फ्लो चार्ट बनाया जाता है। एक दूसरा एग्जांपल भी हमने लिया था, वो था फ्लो चार्ट सम ऑफ टू नंबर्स, यानी सम ऑफ टू नंबर्स की हमने एल्गोरिथम देखी थी। अब इसका फ्लो चार्ट भी एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में जो है हम स्टार्ट करेंगे, लास्ट स्टेप में जो है हम एंड करेंगे। ये सिंपल है, आपको हर बार ये चीज़ लिखनी है। जब भी आपसे कहा जाए फ्लो चार्ट बनाओ तो स्टार्ट से ही शुरुआत होगी, एंड पे ही जाके जो है वो एंड होगा। तो यहाँ पे जो है बीच में हम सारे स्टेप्स लिखेंगे अपने। ये चीज़ मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए ये चीज़ें कि कैसे वर्क कर रही है, क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर जो है वो कंफ्यूज रहते हैं। तो अब यहाँ पे जो है सबसे पहला स्टेप जो है हमने स्टार्ट किया, उसके बाद रीड नंबर 1। रीड नंबर 1 यहाँ पे इसने num 1 लिया है, ऊपर हमने क्या लिया था, p लिया था, तो वो आपके ऊपर, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद रीड नंबर 2 जो कि हमारा क्या होगा, num 2, ठीक है। अब यहाँ पे जो है पहले हमने p एंड q को लिया था, अब num 1 एंड num 2 को ले रहे हैं। तो आप कुछ भी ले सकते हो, नाम जो है कोई मैटर नहीं करता, बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि कैसे करना है। तो पहले हमने फर्स्ट नंबर लिया, सेकंड नंबर लिया, उसके बाद हमने क्या किया, सम इज इक्वल्स टू num 1 प्लस num 2, जो कि हमने एल्गोरिथम में भी किया था। सम के अंदर जो है इन दोनों का जो एडिशन है उसको स्टोर कर देंगे, एंड यहाँ पे जो है प्रिंट सम कर देंगे। अब जो हमारा सम के अंदर वैल्यू होगी वो हमारी प्रिंट हो जाएगी, एंड हमारा जो फ्लो चार्ट है वो एंड हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम इसको देखकर प्रोग्राम लिखेंगे तो आसानी से जो है वो चीज़ को हम लिख पाएंगे। प्रोग्राम जो है हम इनके नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको अभी प्रोग्राम बताऊँगा तो आपको समझ नहीं आएगा। लास्ट वीडियो में हमने अपना फर्स्ट C प्रोग्राम लिखा था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो इंट्रोडक्शन पार्ट था, उसको ज़रूर से जाके देख लीजिए। एंड अब जो है गाइज हमारे पास क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं, क्योंकि क्वेश्चंस को करना भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके कमेंट आ रहे थे फर्स्ट वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा कि भैया थोड़े से जो है यहाँ पे क्वेश्चंस भी हमें कराओ जो हमारे एग्जाम्स में आए, एंड हमें भी जो है चीज़ें समझ में आए। अगर हम खुद से क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। तो मैं जो हूँ आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, 3 क्वेश्चन है, बेसिकली सिंपल है, बट आपको जो है इनको प्रैक्टिस करनी है, कॉपी में खुद से लिख के देखना है, कॉपी में लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हवाबाजी में उड़ा दिया, कॉपी में लिखना है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन फॉर होमवर्क जो है हम लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन 1 की बात करें तो राइट अ एल्गोरिथम ऑफ फाइंडिंग एरिया ऑफ सर्कल एंड क्रिएट इट्स फ्लो चार्ट। तो हमें क्या करना है फर्स्ट क्वेश्चन में कि एरिया ऑफ सर्कल जो है इसकी एल्गोरिथम लिखनी है कि एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालेंगे, एंड उसका फ्लो चार्ट बनाना है। तो एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए आप एल्गोरिथम कैसे लिखोगे, स्टेप 1 में स्टार्ट कर दोगे। स्टेप 2 में क्या करोगे, सबसे पहले हम जो है इनपुट लेंगे, क्या एरिया में क्या लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल में रेडियस, तो रेडियस लेंगे। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू हमारी क्या हो गई 3.14। तो फर्स्ट स्टेप में हमने रेडियस इनपुट लिया। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, लिखेंगे एरिया इज इक्वल्स टू, और उसके बाद क्या करेंगे 3.14 मल्टीप्लाई में रेडियस मल्टीप्लाई में रेडियस जो भी आपने लिया है, क्योंकि आर स्क्वायर है तो 2 बार रेडियस मल्टीप्लाई होगा। एंड थर्ड स्टेप में मतलब फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, अपना जो एरिया है इसको प्रिंट करा देंगे, एंड फिफ्थ स्टेप हमारा एंड। तो ये एल्गोरिथम हो गई बेसिक सी। एंड इसी तरह से जो है आप इसका फ्लो चार्ट बना सकते हो जैसे मैंने
आपको बताया है। अब गाइज सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारा हो गया, राइट द एल्गोरिथम ऑफ फाइंडिंग ग्रेटर बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर मान लीजिए आपको इनपुट में दिए जा रहे हैं और उसका जो है आपको बताना है कि कौन सा ग्रेटर है। तो इसमें कंडीशन लगेगी, यानी आपका जो है फ्लो चार्ट भी अलग बनेगा एंड आपका जो है यहाँ पे एल्गोरिथम भी अलग से लिखी जाएगी। अब कैसे लिखी जाएगी ये आपको ढूंढना है, सिंपल है, सेम है, कुछ नहीं डिफरेंस है, बस कंडीशन लगेंगी, बस ये आपको याद रखना है कि भाई दो नंबर है, कौन सा बड़ा है, अगर ये बड़ा होगा तो इसको प्रिंट कर दो, अगर ये बड़ा है तो इसको प्रिंट कर दो। तो ये चीज़ आपको सर्च करनी है, ठीक है, समझनी है एंड फिर जो है अगर आपको नहीं आता है तो मैं बैठा हूँ आपको बताने के लिए। तो यहाँ पर जो है इसका फ्लो चार्ट भी आपको बनाना है सेकंड क्वेश्चन का। अब थर्ड क्वेश्चन गाइस हमारा है, राइट द एल्गोरिथम ऑफ फाइंड ग्रेटर बिटवीन थ्री नंबर्स एंड क्रिएट इट्स फ्लो चार्ट। अब पहले तो जो है हमने दो नंबर का देख लिया कि दो नंबर में से जो ग्रेटर है उसकी एल्गोरिथम लिख दो, बताने की प्रोग्राम लिखना है तो एल्गोरिथम लिखनी पड़ेगी। अब जो है हम थ्री नंबर्स की बात करेंगे, यानी आपको इनपुट में तीन नंबर दिए जाएंगे। अब तक हम दो नंबर से खेल रहे थे, अब तीन नंबर से खेलेंगे। अब तीन नंबर में आपको बताना है कि कौन सा जो है वो ग्रेटर है एंड इसकी एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट आपको बनाना है। सो गाइस ये थे तीन क्वेश्चंस जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन तीनों को कर लेते हो तो आपको काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एंड कोई भी रिलेटेड अभी तक डाउट है आपका तो आप जो कमेंट कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर से बताऊँगा। उसके बाद गाइस बात करें हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सी। यानी लास्ट वीडियो में हमने जो है देखा था हमारा सी का फर्स्ट प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, उसमें मैंने आपको एक स्ट्रक्चर लिखवाया था। स्ट्रक्चर मतलब गाइस कि आपने जब भी सी प्रोग्राम शुरुआत करोगे, ठीक है, आप जब भी अपने सी प्रोग्राम की शुरुआत करोगे तो आपको वो स्ट्रक्चर एज इट इज़ लिखना पड़ेगा, तभी जो है आप अपना सी प्रोग्राम कर पाओगे, उसके बिना आप नहीं कर पाओगे। यानी जो स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा वो एज इट इज़ लिखना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी प्रोग्रामर हो, कितना भी बिगिनर हो, वो सबको ये स्टेप फॉलो करने ही पड़ते हैं, ये स्ट्रक्चर जो है वो लिखना ही पड़ता है। तो एक बार जो है मैं आपको वो स्ट्रक्चर बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो है एक बार अपने VS कोड पे चलते हैं एंड उस स्ट्रक्चर को एक बार फिर से देख लेते हैं। और वैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बट आपको प्रोग्राम करके दिखाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद फिर हम इसमें से जो है वो एक एक चीज़ को समझेंगे कि स्ट्रक्चर आखिर इसमें स्ट्रक्चर में चीज़ें क्या हैं। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले अपना VS कोड ओपन करेंगे। VS कोड, अगर आप VS कोड में नहीं करना चाहते तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में सॉल्यूशन बताया था कि आप जो हो कैसे कर सकते हो, तो उसको आप देख लेना अगर आपने नहीं देखी है तो। यहाँ पर जो है हमने अपना VS कोड ओपन कर लिया है, VS कोड पर आ चुके हैं एंड यहाँ पर मैंने second.c नाम से जो है एक फ़ाइल बनाई हुई है। अब .c हमने इसलिए लगाया है क्योंकि ये जो है हमारा सी का प्रोग्राम है, तो अगर आपको सी का कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो आपको .c नाम से एक्सटेंशन देनी होगी, तभी जो है आपका प्रोग्राम वर्क करेगा। सो गाइस अब जो है हम अपना सी का स्ट्रक्चर लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हैश इंक्लूड और यहाँ पर लिखेंगे stdio.h एंड क्लोज से, ठीक है। फर्स्ट लाइन ये होगी आपके सी प्रोग्राम की, आप जब भी सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करोगे तो ये लाइन आपको लिखनी ही है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे int, उसके बाद मेन एंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज हो गए। उसके बाद करली ब्रेसेस आएंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न 0 एंड एंड में सेमीकोलन। रिटर्न की स्पेलिंग जो है वो ठीक कर देते हैं। तो ये जो है गाइज हमारा सी का सिंटैक्स हो गया, सी का स्ट्रक्चर हो गया। सिंटैक्स और स्ट्रक्चर एक ही बात है। सिंटैक्स मतलब कि आपको वो प्रोग्राम कैसे लिखना है, स्ट्रक्चर मतलब भी कि आपका जो प्रोग्राम है वो कैसे लिखा जाएगा, क्या उसकी स्टार्टिंग होगी। तो यहाँ पर जो है हमने लिख लिया है अपना सी का स्ट्रक्चर। एक बार जो है इसमें मैं आपको एक मैसेज प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। तो सी में गाइज हमारे पास फंक्शंस होते हैं बहुत सारे। एक फंक्शन मैं आपको बता रहा हूँ जो कि होता है हमारा स्टार्टिंग फंक्शन printf। printf फंक्शन क्या है गाइज? printf का मतलब है आपको आपकी आउटपुट स्क्रीन पे जो भी प्रिंट कराना है वो आप printf के अंदर लिख दोगे सिंपली, एंड जो भी आप लिखोगे वो आपका प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है मैं एक बार लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ये हमने लास्ट वीडियो में भी किया था बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। एंड एंड में सेमी कॉलन लगाना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि सेमी कॉलन क्यों लगा रहे हैं या फिर printf क्या है, रिटर्न 0 क्या है, हैश इंक्लूड क्या है। नहीं समझ आ रहा तो बस देखो और इसको कॉपी करना है आपको, ठीक है, और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ बस वो चीज़ आपको करनी है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा सोचोगे कि ये क्यों आया तो आप कोडिंग नहीं कर पाओगे। रियली बात ये है। तो मैं आपको अभी समझाऊंगा बट उससे पहले आप इसको देखो। तो यहाँ पर जो है हेलो वर्ल्ड हमने लिखा, इसको सेव करेंगे Ctrl+S से एंड जैसे ही मैं इसको रन करूँगा यानी इस कोड को चलाऊँगा, एग्जीक्यूट करूँगा, तो यहाँ पर जो है गाइज हमारा हेलो वर्ल्ड लिख के आ जाएगा। तो इसको थोड़ा अप कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए गाइज हेलो वर्ल्ड जो है वो हमारा लिख के आ चुका है। जो हमने printf के इन हमारे जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा वो जो है हमारा प्रिंट हो चुका है। तो इसी तरह से जो है बस आपका printf फंक्शन वर्क करता है। जो भी आप इसके अंदर लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगा एज इट इज़। आप बाहर कहीं लिखोगे तो कुछ प्रिंट नहीं होगा। अगर मैंने ये लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे जो है एरर शो करने लगे, रिटर्न वाली लाइन में एरर। अगर मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ
तो रिटर्न वाली लाइन का एरर तो हट गया, बट इसमें एरर है क्योंकि ये कोई फंक्शन नहीं है। अब गाइस हमने जो है ये स्ट्रक्चर देख लिया, एंड इस स्ट्रक्चर को जो है वो आपको हमेशा फॉलो करना है। जब भी आप सी प्रोग्रामिंग करोगे तो आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। तो अब जो है समझते हैं कि ये स्ट्रक्चर आखिर है क्या, ये हैश इंक्लूड क्या है, इंट मेन क्या है, प्रिंट एफ, रिटर्न जीरो, ये ब्रेसेस क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, सब कुछ समझते हैं। तो वापस जो है एक बार अपने नोट्स की तरफ चलते हैं। सो गाइज अब जो है हम आ चुके हैं हमारे नोट्स की तरफ फिर से, एंड देखते हैं इन सब चीज़ों को कि क्या है आखिर ये। तो यहाँ पर जो है सेम प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है सेम प्रोग्राम हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद इंट मेन, उसके बाद प्रिंट एफ वाला फंक्शन, ठीक है, लाइन का गैप है जैसे हमने उसमें दिया था वैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद रिटर्न जीरो एंड करली ब्रेसेस बंद हो गए। तो ये जो है हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें समझते हैं कि ये सारी चीज़ें आखिर हैं क्या। तो फर्स्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पर है हैश इंक्लूड stdio.h। जो ये जो है गाइस क्या है, हैश इंक्लूड stdio.h क्या है, तो इट इज़ अ हेडर फाइल। यानी ये जो stdio.h है इसको हम कहते हैं हेडर फाइल। इसका नाम याद रखना है, ये क्या है, हेडर फाइल है। विच इज़ इंसर्ट इन योर सी प्रोग्राम बाय हैश इंक्लूड। दिस हेडर फाइल कंटेन्स सच टाइप ऑफ फंक्शन यूज्ड इन लाइन 5 प्रिंट एफ। यानी ये क्या कह गया, सबसे पहले ये समझो भैया, क्योंकि ये नहीं समझेंगे तो कैसे कोड करेंगे। तो यहाँ पर जो है गाइस हैश इंक्लूड stdio.h जो है, यहाँ पे stdio. जो है इसमें बेसिकली वो एक हेडर फाइल है। अब हेडर फाइल क्या होती है गाइस, हेडर फाइल जो है वो हमारे जो कंपाइलर होता है उसके अंदर पहले से ही इंस्टॉल होती हैं। कंपाइलर के अंदर जो है ये चीज़ें पहले से ही आती हैं। अगर हम अपना सी प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें जो है अपने सी प्रोग्राम में इसको इंक्लूड करना पड़ता है। हैश इंक्लूड का मतलब है इसको अपने सी प्रोग्राम में इंक्लूड कर लेना। इंक्लूड करने का मतलब सी प्रोग्राम में डाल देना। ये हम हेडर फाइल जब भी यूज़ करेंगे stdio.h नाम की हेडर फाइल जब हम यूज़ करेंगे तो हमारे इस std हेडर फाइल के अंदर, ठीक है, stdio.h का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। stdio मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट.h हेडर फाइल। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर हमारे बहुत सारे फंक्शन जो हैं वो सी प्रोग्रामिंग के डले हुए रहते हैं, ठीक है, इंसर्ट रहते हैं बहुत सारे फंक्शन। किसमें, कंपाइलर में। जैसे ही हम इसको अपने प्रोग्राम में लिखते हैं, यहाँ पर हमने जो है इसको अपने प्रोग्राम में लिखा है, जैसे ही हमने इसको अपने प्रोग्राम में लिखा, हमारे प्रोग्राम में क्या हुआ कि ये हेडर फाइल जो है वो इंसर्ट हो गई, हमारे जो प्रोग्राम है उसमें हेडर फाइल आ गई। अब इस stdio. के अंदर जितने भी फंक्शन होंगे, इस stdio. के अंदर ये जो हेडर फाइल है इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो इसके अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे अब हम उनको यूज़ कर सकते हैं। समझे आप, इसके अंदर फंक्शंस हैं कुछ, एंड उन फंक्शंस को हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हम इस हेडर फाइल को यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। अब फंक्शन कौन कौन से होते हैं, जैसे गाइज यहाँ पे जो है मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है, हमारे कर्सर की तरफ ध्यान देंगे तो लाइन 5 प्रिंट एफ। यानी लाइन 5 में ये जो प्रिंट एफ फंक्शन है ये किसके अंदर इंसर्ट है, ये stdio.h के अंदर है, ठीक है। जब हम stdio.h लिखेंगे तभी जो है हम प्रिंट एफ को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसे नहीं लिखेंगे तो हम प्रिंट एफ को यूज़ नहीं कर सकते और आउटपुट स्क्रीन पर कुछ प्रिंट नहीं करा सकते। तो अगर हमें प्रिंट एफ को यूज़ करना है तो हमें ये जो है हमें लिखना पड़ेगा। अब हम हैश इंक्लूड क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें जो है अपनी हेडर फाइल को इंसर्ट करना है, इंक्लूड करना है, इसलिए हम हैश इंक्लूड लगाते हैं। एंड हमारी जो है हेडर फाइल का नाम क्या है, stdio.h, यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। तो यहाँ पे जो है ये हमारी हेडर फाइल का वर्क होता है। तो आई होप आप हेडर फाइल समझ गए होंगे कि हेडर फाइल के अंदर जो है हमारा, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि हेडर फाइल के अंदर जो है वो हमारा फंक्शन जो है बहुत सारे स्टोर रहते हैं। एंड हमें किसी भी फंक्शन को यूज़ करना है तो हमें उसकी हेडर फाइल जो है वो लगानी पड़ेगी। हमारे पास आगे स्ट्रिंग आएगा तो string.h यूज़ करेंगे, conio.h हमारी हेडर फाइल होती है। बहुत सारी हेडर फाइल होती हैं जिनके ऊपर जो है जब भी हम यूज़ करेंगे मैं आपको बताऊँगा कि अब जो है हम ये वाली हेडर फाइल को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। complex.h होती है, math.h होती है, बहुत सारी हेडर फाइल होती है। तो अभी जो है स्टार्टिंग में हम stdio.h से ही शुरुआत करते हैं। उसके बाद गए सेकंड है हमारा इंट मेन। अब ये इंट मेन क्या है, तो इट इज़ द मेन फंक्शन फ्रॉम वेयर आवर प्रोग्राम इज स्टार्टेड। आवर एवरी कोड इज इनिशियलाइज बाय दिस मेन फंक्शन, ठीक है। यानी ये जो मेन फंक्शन है ये हमारा किसी भी प्रोग्राम की स्टार्टिंग है। यानी यहाँ से भी हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, वो कौन सा फंक्शन होगा, इंट मेन नाम का फंक्शन होगा। मेन का मतलब है कि मेन, बिल्कुल यहीं से जो है हमारा कंपाइलर रीड करना शुरू करेगा, यहाँ से जो भी चीज़ें होंगी वो स्टार्ट होंगी। तो इसलिए ये जो है हमारा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन का मतलब यही है कि यहाँ से जो है हमारा प्रोग्राम शुरू होगा, जो भी एग्जीक्यूशन होंगे वो इस फंक्शन के अंदर से ही होंगे। इंट रिप्रेजेंट दैट दिस फंक्शन इज ऑफ इंटीजर टाइप एंड रिटर्न इंटीजर
वैल्यू। यानी यहाँ पे जो है इंट क्या बता रहा है, अब मेन तो हमने समझ लिया कि मेन का मतलब है कि ये जो है वो हमारा मेन फंक्शन है, बट इसमें इंट क्या बता रहा है, तो इंट बता रहा है कि गाइज ये जो हमारा मेन फंक्शन है वो हमारी इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। इंट क्या बता रहा है, इंट मतलब इंटीजर, इंटीजर क्या हो गए -1 -2 0 1 2 3 4 ये सारे इंटीजर हो गए। तो इंटीजर जो है जो रिटर्न करेगा यानी काउंटिंग होगी बेसिकली, तो इंटीजर जो है वो हमारा कहाँ से रिटर्न करेगा, मेन फंक्शन रिटर्न करेगा। अगर हम इंट लिखेंगे तो इंटीजर रिटर्न करेगा, अगर हम आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर हम फ्लोट लिखेंगे तो जो है हमारा पॉइंट के बाद जो हमारे डेसिमल्स होते हैं उनको नोट करेगा, रिटर्न करेगा सॉरी। अगर हम जो है यहाँ पे कैरेक्टर कैर लिख देते हैं, कैर मेन लिख देते हैं, तो हमारा जो फंक्शन है वो रिटर्न क्या करेगा, कैरेक्टर टाइप की वैल्यू। अब हमने नीचे जो है वो रिटर्न लिखा था, तो वो रिटर्न क्यों लिखा था वो भी जो है अभी हम समझेंगे। तो रिटर्न करेगा मतलब हमें जो है वापस देगा। हमने जो है अगर अपने प्रोग्राम में कुछ भी इनपुट दिया, हमने जो है करली ब्रेसेस के बीच में अगर कुछ भी लिखा, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो करली ब्रेसेस में लिखी हुई चीज़ों का जो आउटपुट है वो हमें नंबर की फॉर्म में देगा, एक इंटीजर की फॉर्म में देगा। इसलिए हमने जो है यहाँ पे इंट मेन लिखा है। अगर हम जो है यहाँ पे वॉइड मेन और भी चीज़ें लिख सकते हैं, जो कि मैं आपको जब प्रोग्रामिंग कराऊंगा, कराऊंगा, जब हम कोड लिखेंगे तब आपको समझाऊंगा, क्योंकि साथ ही साथ जब हम समझेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं अभी बता दूं तो आप अभी भूल जाओगे और अभी आपको समझ में भी नहीं आएगा। उसके बाद गाइस हमारा जो नेक्स्ट है यहाँ पे वो है हमारा प्रिंट एफ। अब गाइस ये प्रिंट एफ क्या है, प्रिंट एफ मैंने आपको बताया कि प्रिंट एफ जो है वो एक फंक्शन है बेसिकली, जो कि हमारी stdio.h नाम की हेडर फाइल में इंक्लूड स्टोर है। ठीक है, जैसे ही हमने ये हेडर फाइल लिखी हमारा प्रिंट एफ फंक्शन वर्क करना शुरू हो गया, हम इसको यूज़ कर सकते हैं अब अपने प्रोग्राम में। तो प्रिंट एफ क्या है, दिस इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन स्टोर इन stdio.h हेडर फाइल यूज टू प्रिंट दी आउटपुट। तो आउटपुट को प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है और हमारा जो है हेडर फाइल में stdio.h नाम की इंक्लूड होता है। उसके बाद गाइस अब जो है हमारे प्रोग्राम में नेक्स्ट चीज़ जो आती है प्रिंट एफ के बाद वो है रिटर्न ज़ीरो। तो यहाँ पे जो है रिटर्न ज़ीरो क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, रिटर्न ज़ीरो का मतलब क्या है, तो इट इज़ द रिटर्न वैल्यू, इट मीन्स दैट व्हाट इज़ प्रोग्राम रिटर्न टू अस। यानी मान लीजिए हमने अपने प्रोग्राम में कुछ इनपुट या कुछ भी दिया, तो अब हमें हमारा प्रोग्राम लौटा के क्या देगा, यानी क्या हमारा आंसर आएगा, क्या हमारा आउटपुट देगा, वो हमारी ये होती है रिटर्न वैल्यू। तो रिटर्न जो है वो हमेशा हर प्रोग्राम की होगी ही, जो भी आप फंक्शन खुद से बनाओगे, जब भी जैसे इंट मेन फंक्शन है, लेकिन अगर आप कोई दूसरा फंक्शन बनाओगे तब भी आपको जो है रिटर्न वैल्यू वहाँ पे लिखनी पड़ेगी। उसके बाद रिटर्न ज़ीरो मीन्स क्या होता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स सक्सेसफुली विदाउट एनी एरर वाइल रिटर्न वन इज़ अपोजिट ऑफ इट। यानी रिटर्न ज़ीरो का मतलब क्या होता है, जैसे हम एंड में रिटर्न ज़ीरो लिख रहे हैं और हमारा प्रोग्राम जो है वो हमें रिटर्न ज़ीरो ही दे रहा है, मतलब दिखाएगा नहीं वो रिटर्न ज़ीरो, लेकिन रिटर्न ज़ीरो हमें दे रहा है। अगर हमें रिटर्न ज़ीरो देखना है तो हमें उसे प्रिंट करवाना पड़ेगा। प्रिंट कैसे करवाएंगे, प्रिंट एफ की हेल्प से। हमें दिखाएगा नहीं रिटर्न ज़ीरो, लेकिन वो रिटर्न ज़ीरो दे रहा है। तो जब हम रिटर्न ज़ीरो लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली जो है एग्जीक्यूट हो चुका है, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं है, कोई भी एरर नहीं है, कुछ भी गलती जो है मिस्टेक हमने नहीं की है। लेकिन अगर जो है वो रिटर्न वन कर रहा है तो इसका मतलब हमारे जो प्रोग्राम है उसमें कोई ना कोई एरर है, कोई ना कोई कमी है, जिसको जो है हमें ठीक करना है। तो ये जो है गाइस हमारा रिटर्न ज़ीरो का बेसिकली मीनिंग होता है। उसके बाद गाइस लास्ट जो चीज़ है वो हम बात करेंगे सेमी कॉलन एंड ब्रेसेस की। अब आपने देखा कि प्रिंट एफ के बाद मैंने जो है यहाँ पे एंड में सेमी कॉलन लगाया है, ये ब्रेसेस यूज़ किए हैं, तो इनका मतलब क्या है, ये भी चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर ये नहीं समझेंगे तो हम सिंटैक्स गलत लिखेंगे, क्योंकि ये भी जो है सिंटैक्स का एक पार्ट है। तो अगर हम सिंटैक्स सही लिखना चाहते हैं तो हमें इनके बारे में भी जो है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है सेमी कॉलन पढ़ेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे जो है सेमी कॉलन इज़ यूज टू टेल दैट कमांड इज़ एंडेड एंड यूज आफ्टर एवरी स्टेटमेंट। ब्रेसेस आर यूज टू नो दैट वेयर आवर कंडीशंस आर वैलिड। यानी कि अब समझते हैं कि हुआ क्या। तो सेमी कॉलन क्या है गाइस, जब भी हम अपनी कोई स्टेटमेंट लिखते हैं उसके बाद हमें सेमी कॉलन लगाना पड़ता है। सेमी कॉलन हमें इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है गाइस वो एंड सेमीकोलन हमें इसलिए लगाना पड़ता है गाइस क्योंकि हमें पता चले कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे एंड हो गई। जैसे मैंने रिटर्न ज़ीरो के बाद यहाँ सेमीकोलन लगाया है, उसके बाद हेलो वर्ल्ड के बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगाया है, तो ये इसीलिए लगाया ताकि हमारी स्टेटमेंट जो है वो एंड हो चुकी है, ये हमारे कंपाइलर को पता चल जाए और वो इसको आगे जो है वो समझे कि हाँ यहाँ पर स्टेटमेंट ये ख़त्म हो गई। तो इसलिए जो है सेमीकोलन हम यूज़ करते हैं अपनी स्टेटमेंट के एंड का पता लगाने के लिए। और एंड जो ब्रेसेस है वो हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो कहाँ तक जो है वो होने वाला है। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो इंट मेन से शुरू होकर रिटर्न ज़ीरो तक यहाँ पर वर्क करने वाला है। आगे जब हम ब्रेसेस का और भी यूज़ करेंगे तब जो है आपको समझ में आएगा कि ब्रेसेस जो है वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। सो गाइस ये जो था हमारा स्ट्रक्चर था सी का। आई होप कि आपको ये सारा स्ट्रक्चर एंड सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई वो अच्छे से समझ आई होंगी।
और अब बात कर लेते हैं हमारे स्ट्रक्चर ऑफ सी के जो है वो होमवर्क की, क्योंकि फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम का होमवर्क मैंने आपको दे दिया। अब बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सी के होमवर्क की। तो इसका होमवर्क ये है गाइज आपका कि आपको जो है जितनी भी हेडर फाइल हैं उनके बारे में पढ़ना है और अपनी कॉपी में हेडर फाइल और उनके फंक्शंस के बारे में लिखना है। अगर आप सर्च करोगे ना गूगल पे सिंपली सी एंड इट्स हेडर फाइल या फिर सी की हेडर फाइल, आप कुछ भी सर्च करोगे तो आपके सामने बहुत सारी हेडर फाइल आएंगी। उन हेडर फाइल के अंदर क्या क्या फंक्शन है वो आपको लिखने हैं। आपको वो फंक्शन अभी समझ नहीं आएंगे क्योंकि जब तक मैं आपको नहीं समझाऊंगा आपको नहीं पता चलेगा, बट हाँ आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये फंक्शन जो है वो वर्क कर रहे हैं। आपको सारी हेडर फाइल नहीं लिखनी है, बहुत सारी हेडर फाइल होती है, तो आपको वो सारी हेडर फाइल नहीं लिखनी है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आएंगी टॉप 5, टॉप 8, टॉप 10, ठीक है, उनके हेडर फाइल नेम प्लस उनके फंक्शन, क्या क्या फंक्शन उनके अंदर है वो आपको लिख लेने हैं, जिससे कि आपको जो है आगे जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो गाइज ये जो थी वो आज की हमारी वीडियो थी। आई होप कि आपको आज की हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी एंड आप काफ़ी कुछ जो है वो इस वीडियो से सीख गए होंगे। ये जो है गाइज थ्योरी पार्ट था जो कि आज की इस वीडियो से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो से जो है हम अपनी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।